स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 110.1। केमिकल बॉन्डिंग का है, लगभग सेकेंड लास्ट टॉपिक है। एक और लेक्चर आएगा, इसमें छोटा सा ही टॉपिक है ये। इसके बाद एक लेक्चर और है और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखो इसमें टॉपिक है डाईपोल मोमेंट। डाई मीन्स होता है टू, पोल मीन्स होता है चार्ज, मोमेंट। ठीक है, डाईपोल का मतलब दो पोल जहाँ पे प्लस और माइनस दो चार्ज प्रेजेंट होंगे। तो इसकी डिफाइन क्या होती है कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द कोवलेंटली बॉन्डेड एटम एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। जो दोनों एटम्स हैं उसके बीच का डिस्टेंस और उसमें अगर जो चार्ज जनरेट हो रहा है उन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड डाईपोल मोमेंट। देखो डाईपोल का मतलब क्या हुआ। देखो अभी मैंने कहा था कि जैसे चार्ज है, जैसे H है और Cl है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए कोवलेंट। एक्चुअल में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं होता है जिसमें 100% कोवलेंट कैरेक्टर होगा। कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं होगा जिसमें 100% कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो अब ये देखा गया कि इसमें आयनिक परसेंटेज कितनी है, यानी इसमें पोलर नेचर का मतलब आयनिक परसेंटेज। तो पार्शियल करैक्टर, पार्शियल आयनिक करैक्टर कितना है या पोलर करैक्टर कितना है, उसको इसमें कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों? रीज़न क्या है कि 100% ना तो कोई कंपाउंड कोवलेंट होता है और ना ही कोई कंपाउंड 100% आयनिक होता है। दोनों पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड है तो हम उसमें चेक करते हैं कितना आयनिक परसेंटेज है, आयनिक कंपाउंड कितना परसेंटेज है। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो हम उसमें चेक करते हैं कि कितना उसमें कोवलेंट कैरेक्टर है। तो हम यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर में देखेंगे कितना आयनिक परसेंटेज है। ठीक है, तो जनरली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड की। तो हमने देखा कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड में जैसे H और Cl ले लिया, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट Cl की तरफ होंगे। तो Cl में पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन में पार्शली प्लस चार्ज आएगा। तो जितना इसमें चार्ज जनरेट हुआ और मल्टीप्लाई बाय जो ये चार्ज जनरेट हुआ, सपोज Q हुआ, ये दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का। ये नहीं है यहाँ पे कम और यहाँ ज़्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में सेम होगा। तो आप कोई भी चार्ज ले लो, प्लस में होना चाहिए, मैग्नीट्यूड है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ एटम्स। डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? न्यूक्लियस के बीच का। जैसे ये एक कंपाउंड है, एक दूसरा कंपाउंड है। अब इन दोनों के बीच की जो न्यूक्लियस है उसके बीच का डिस्टेंस, ये हो गया d। इन दोनों का मल्टीप्लाई, दिस इज कॉल्ड डाईपोल मोमेंट और इसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। तो ये इसका फॉर्मूला भी है और इसका डेफिनेशन भी है कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी वन कोवलेंट बॉन्डेड एटम एंड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन बोथ एटम, दिस इज कॉल्ड डाईपोल मोमेंट। ठीक है, ये मेजर किसको मेजर करता है? जनरली ये मेजर करता है पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट, कितना पोलर है, कितना इसमें ज़्यादा चार्ज जनरेट हो रहा है। तो पोलर करैक्टर को, पोलैरिटी को मेजर करेगा किसमें? कोवलेंट कंपाउंड में। कोवलेंट कंपाउंड में कितना पोलर नेचर है, पोलैरिटी कितनी ज़्यादा है। पोलर करैक्टर का मतलब पोलैरिटी कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। तो उसको मेजर करने के लिए हमने एक टूल यूज़ किया था, दैट इज कॉल्ड डाईपोल मोमेंट। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है डिबाई। ठीक है, अब डिबाई होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज की SI यूनिट होती है कूलाम और डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर। तो डिबाई को अगर हम इससे कोलेट करते हैं तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आता है 3.34 इंटू 10 की पावर माइनस 30 C इंटू M, कूलाम इंटू मीटर। ये 1 डिबाई के बराबर होता है। किसमें? MKS सिस्टम में। और अगर हम CGS सिस्टम की बात करते हैं तो CGS सिस्टम में क्या होगा? CGS सिस्टम में होगा 1 डिबाई। अब देखो इसको अगर हम CGS में लिखेंगे तो होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसको हम CGS में करेंगे तो सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 8 और ये हो जाता है यहाँ पे 10 की पावर माइनस 10। तो ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करके आता है 10 की पावर माइनस 18
ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिबाई। तो ये क्या है, कन्वर्जन है। अगर 1 डिबाई, वैसे डिबाई में ही क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर इसमें आ गया तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो डिबाई में, या डिबाई को कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, आंसर हैं, डिबाई का और इसका रिलेशनशिप। अब देखो, इसको मेजर करने के लिए उन्होंने देखा कि जो डायपोल मोमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर और स्केलर आपने दो पढ़े होंगे, स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर किसे कहते हैं, जो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे एज वेल एज डायरेक्शन, जो दोनों पे डिपेंड करेगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, एक एरो से करेंगे, और जो पॉइंट होगा देखो प्लस टू माइनस की तरफ जाएगा, प्लस से माइनस। प्लस का मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के पास, एटम के पास। इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अगर क्या होता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर होता है जिसमें ज़्यादा, पॉली मतलब मोर देन 2, अगर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो हम उसका क्या करते हैं, वेक्टर सम करके निकालते हैं। यानी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं नेट डायपोल मोमेंट को ओवरऑल सम करके, यानी वेक्टर सम करते हैं डायपोल मोमेंट का ऑफ वेरियस बॉन्ड। हर एक बॉन्ड में जो डायपोल मोमेंट आएगा उसके वेक्टर का सम करना। जैसे सपोज करो, ये देखो, ये है एक ए हम यहाँ रखा हमने, बी इधर चला गया और ये बी इधर चला गया। तो ये सपोज करो प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। तो प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। इसमें खास बात क्या है, देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। तो क्या होगा, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन देखो एक इधर एक इधर, एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो क्या डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। अगर ये प्लस तो ये माइनस का, तो ओवरऑल कैंसिल करके आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका वेक्टर सम 0 हो जाता है, यानी इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर सम करते हैं। सपोज इस तरीके से आपको दिखा दिया, यहाँ पे ए है और ये बी और ये बी है, इसका वेक्टर यहाँ पे P हो गया और इसका Q हो गया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। तो हम कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू √p² प्लस Q² प्लस 2pq cos थीटा। या फिर अगर हमने कहा कि सपोज हम इसको P और Q से नहीं दिखा रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट 1, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो डायपोल मोमेंट 1 का स्क्वायर प्लस डायपोल मोमेंट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू डायपोल मोमेंट 1 2 इंटू कॉस थीटा, इसका अंडर रूट, ठीक है। इस तरीके से हम इसे निकालते। इतना इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है आपके पास अभी, लेकिन ये फॉर्मूला आपको सिर्फ डिनोट करता है कि अगर इस सिचुएशन में ऐसा है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपको दोनों का डायपोल मोमेंट दिया होगा और ये एंगल दिया होगा, तो इससे हम रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं। अब फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकलेगा डायपोल मोमेंट, तो डाई एटॉमिक में हम देखते हैं पहले होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो होमो मीन्स होता है सेम, और डाई का मतलब 2। जब 2 एटम है और दोनों के दोनों सेम होंगे तो उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा ऑलवेज, ऑलवेज। क्यों, प्लस दोनों के दोनों में सेम चार्ज है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो कोई चार्ज ही जनरेट नहीं होगा। चार्ज जनरेट नहीं हुआ तो डायपोल मोमेंट कहाँ से होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट कहाँ से आया, जब चार्ज आएगा। क्योंकि डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो है दोनों में, लेकिन चार्ज है ही नहीं, कहाँ से चार्ज जनरेट होगा, दोनों की पावर बराबर है, तो इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो ये रीजन लिखा हुआ देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, En को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, तो En यहाँ पे सेम होगा तो कोई भी चार्ज सेपरेशन या जनरेट नहीं होगा, और जब चार्ज नहीं होगा तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर हम हेट्रो की बात करते हैं, हेट्रो मतलब डिफरेंट, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, डिफरेंट से, तो उस केस में क्या होगा, डायपोल मोमेंट हर हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, फिक्स है, चाहे कोई भी हो कंपाउंड। एग्जाम्पल के HF, HCl, HBr, HI, CO, NO एसेट्रा, कुछ भी हो, 2 डिफरेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, उस केस में क्या होगा, उस केस में
जो डायपोल मोमेंट है वो हर हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो होगा। ये सिचुएशन है। ये केवल किसके लिए? जब डाई एटॉमिक होगा। अब हम आते हैं पॉली एटॉमिक के केस में। देखो पॉली एटॉमिक में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल हैव सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। सिमेट्रिकल का मतलब उसके पास केवल और केवल क्या है? बॉन्ड पेयर है, केवल बॉन्ड पेयर है उसके पास, ठीक है। यानी उसकी जो ज्योमेट्री है रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री जो हमने VSEPR थ्योरी में देखा था, जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, केवल और केवल बॉन्ड पेयर होता है। तो उसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा ऑलवेज। इसको सोचने की जरूरत नहीं। जैसे BF3, CH4, PCl5, SF6, इसमें देखो इसमें क्या होगा? 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। इसमें 4 एटम लगे हुए हैं, यानी 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। कैलकुलेट करके देखो एक बार। इसमें 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। इसमें 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। इसमें 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। इसमें 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो अपोजिट में होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसे चेक करते हैं। इसको दिखा देता हूँ एक बार, XeF4 को। देखो ये होता है XE, एक F, दूसरा F, तीसरा, चौथा, स्क्वायर बन गया। और एक यहाँ पे लोन पेयर, एक यहाँ पे लोन पेयर। अब देखो अभी मैंने कहा था प्लस माइनस, देखो ये +2 माइनस और ये +2 माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, कैंसिल आउट कर देंगे। एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो हो जाएगा आंसर। इसमें भी देखो +2 माइनस और +2 माइनस होगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। अब देखो मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों सेम आदमी है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जीरो। अब यहाँ देखो ये +2 माइनस और ये भी +2 माइनस, दोनों लोन पेयर हैं, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ओवरऑल ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और इनका पूरा का पूरा डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो इस केस में सिमेट्रिकल वाले में जो डायपोल मोमेंट होगा वो हर हमेशा जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज जनरेट ही नहीं होगा। एक चार्ज जनरेट होगा, इसको ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल आउट कर देगा। तो ओवरऑल हम यहाँ पे कहते हैं नेट डायपोल मोमेंट या फिर नेट या रिजल्टेंट जीरो होगा। इसका तो कुछ ना कुछ होगा जरूर, लेकिन ओवरऑल पूरा मिला के जीरो हो जाएगा। जब हम इसका सम करेंगे सबका तो आंसर जीरो आएगा। अब इसका अपोजिट देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है और उसके पास मतलब बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर दोनों है, हर एक कंडीशन में नहीं होता, लेकिन आपको स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा हर एक का, तो उसका नेट डायपोल मोमेंट जनरली ग्रेटर देन जीरो होता है या नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो का नहीं का मतलब क्या हुआ? जीरो से ज़्यादा ही होगा, माइनस में तो होता नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए NH3 H2O NF3 SF4 H2S, तो इसके डायग्राम हमने आगे बनाए हुए हैं, अभी इनके डायग्राम कुछ के आगे बनाए हुए हैं। तो अगर जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हम हर हमेशा नेट डायपोल मोमेंट देखते हैं। तो जो नेट डायपोल मोमेंट होता है इज इक्वल टू द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल बॉन्ड्स। जितने भी सारे बॉन्ड्स है उसका इंडिविजुअल को क्या करो आप ऐड करके देखो, सम करके देखो, वही हमारा नेट डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। अब अगर किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर है तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। जैसे हमने कहा CO2, अब देखो CO2, अब CO, C में प्लस चार्ज, O में माइनस, इधर भी O में माइनस। अब जितना मैग्नीट्यूड इधर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इधर होगा। +2 माइनस हमने कैसे डिनोट करते हैं? +2 माइनस +2 माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो जो नेट आएगा इसका नेट डायपोल मोमेंट, अगर ये +4 है तो ये -4 होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, एक प्लस की तरफ एक माइनस। अगर ये प्लस लोगे आप तो ये माइनस, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ओवरऑल क्या आएगा? नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। लेकिन C और O का कुछ ना कुछ होगा, CO2 का जीरो होगा।
तो क्वेश्चन क्या आता है कि CO का डायपोल मोमेंट 0 से ज़्यादा है, लेकिन CO2 का 0 क्यों है? क्योंकि CO का तो कुछ होगा ही होगा, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, लेकिन ओवरऑल 0 क्यों हो गया? क्योंकि इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या हुआ, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं BF3 वाला। देखो करते कैसे, इसको सम कैसे करना है इसका। जैसे मैंने कहा BF3 है, B इधर से ले लिया, F ये ले लिया, F और ये ले लिया F। इसका डायरेक्शन देखो पहले, प्लस कौन होगा माइनस कौन होगा। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बोरोन कम होता है। डायरेक्शन कैसे होगा, +2 माइनस, इसमें भी यहाँ से +2 माइनस। अब ये देखो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो ओबियस बात है कि इसका 0 होना चाहिए। कैसे देखा हमने, देखो ये इधर के डायरेक्शन में, इन दोनों का हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, तो इन दोनों का जब हमने मैग्नीट्यूड चेक करके देखा तो ऐसे करके देखो आप, यहाँ ऐसे आ रहा है, यानी कि ओवरऑल इन दोनों का सम करके ये आ रहा है और इन दोनों इसको ये आ रहा है। तो क्या हुआ, सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ये बन गया, तो सेम मैग्नीट्यूड बट इसमें क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक इधर की साइड मूव कर रहा है, दूसरा अपोजिट में, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट करेंगे तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ये नेट है, डायपोल मोमेंट नहीं कहेंगे हम, इसे कहेंगे नेट या रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखा हमने H2O। देखो H2, तो हमने ऑक्सीजन को बीच में रखा, ये इधर है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ये हो गया, दूसरा लोन पेयर ये हो गया। अब देखो इसमें प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, तो देखो +2 माइनस हम इंडिकेट करते हैं, ऐसे दिखाएंगे। इसमें देखो +2 माइनस इंडिकेट किया तो ऐसे। इसको भी देखो, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव ही होगा हमेशा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इन दोनों का रिजल्टेंट करके देखो तो ऐसे दिखा सकते हैं हम इसे। अब देखो सारे के सारे क्या होंगे, वेक्टर एक साइड होंगे। अगर एक साइड होंगे वेक्टर तो उसकी जो वैल्यू होगी ज़्यादा आएगी। कैसे, देखो एक इधर है और एक इधर हो गया तो ऐड हो जाते हैं, जैसे +5 ये +5, तो ओवरऑल कितना होगा, 10 हो जाएगा, ऐड हो गया। और अगर ये इधर डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो ये अपोजिट का मतलब साइन नेगेटिव होता है, इसका 0 हो जाता है। तो ये वेक्टर में भी आपने पढ़ा होगा वेक्टर सम, तो अगर सब एक ही डायरेक्शन में तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। तो जो वाटर का डायपोल मोमेंट होता है वो होता है 1.84 डिवाई। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं NH3 और NF3। क्वेश्चन आता है कि NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। देखो NH3 ये बन गया और NF3 बन गया। आपको दिखने से लग रहा है दोनों का सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होगा तो +2 माइनस, +2 माइनस, +2 माइनस, और ये +2 माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव ही होंगे हमेशा, तो प्लस से माइनस। इसमें देखो +2 माइनस। अब यहाँ पे रिवर्स हो गई, जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, एरो नीचे आ जाएगा, एरो नीचे आ गया। अब देखो इसमें 3 एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, तो ये इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो कम हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? NH3 के। इसमें जो वेक्टर सम होगा, जो इसका वेक्टर सम होगा, जो डायपोल मोमेंट का सम होगा वो ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऑल वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, सबके सब एक डायरेक्शन में, तो सम ज़्यादा आएगा, और ऑब्वियस बात है। और इसमें क्या है, देखो 3 एक साइड है, एक साइड है, तो ये इसको माइनस कर देगा, ये एक डायरेक्शन में, इसको ये माइनस करेगा, तो क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि 3 वेक्टर एक डायरेक्शन में है, 1 डायरेक्शन में, और 1 वेक्टर दूसरे डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे वैल्यू को,
क्योंकि एक नेगेटिव होगा इसमें से, अगर ये आप तीनों प्लस लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे या मिनिमाइज कर देंगे। तो इसीलिए NF3 का डायपोल मोमेंट NH3 से कम होता है। तो आपको हर हमेशा वेक्टर बना के देखना है, शेप आपको बनानी आती है, उससे आप कंपेयर करके देखोगे, वहां से आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन, इसके यूज कहाँ कहाँ पे, इससे फायदा क्या हो रहा है हमें। सबसे पहला देखो टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। मैंने कहा था अभी कोई भी कंपाउंड 100% कोवैलेंट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर जरूर होगा। तो हम देखना चाह रहे हैं कि कितना उसमें आयनिक कैरेक्टर है। तो उसके लिए क्या बनेगा, देखो इसका फॉर्मूला, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट इनटू 100। कैलकुलेटेड मतलब जो हमें फॉर्मूला दिया उससे कैलकुलेट करना है, और ऑब्जर्व का मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाला है। हमें निकालने में कुछ और आंसर आ रहा है और कैलकुलेशन करके कुछ और आ रहा है, तो हम कहेंगे कुछ ना कुछ इसमें क्या है, आयनिक परसेंटेज है। क्योंकि अगर ये पूरा होता तो बराबर आते दोनों के दोनों वैल्यू, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या है, आयनिक कैरेक्टर है। तो तभी तो दोनों डिफरेंट आ गए कि ऑब्जर्वेशन करके देखा हमने, एक्सपेरिमेंट करके देखा तो कुछ और वैल्यू आ रही है, कैलकुलेट करके देखा जो हमने फॉर्मूला दिया था उससे कुछ और आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम कैलकुलेट से आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर है। कितना आयनिक कैरेक्टर है उसको इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। तो इसका है ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट इनटू 100, या फिर एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट इनटू 100। एक्सपेरिमेंट करके कितना आया और थ्योरेटिकल यानी कैलकुलेशन करके हमने कितना निकाला। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड है इसमें कितना आयनिक परसेंटेज है, कितना आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमने पहले निकाला था कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना पोलर कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब देखो उसने करके भी बताया कि सपोज करो कि जो आयनिक कैरेक्टर का जो परसेंटेज हम निकालेंगे 0 आ गया, मीन्स वो 100% कोवैलेंट, जो पॉसिबल नहीं होता। कोई भी कंपाउंड 100% कोवैलेंट या 100% आयनिक नहीं होता, इसीलिए तो हम निकाल रहे हैं इससे कितना परसेंटेज आयनिक है वो। तो अगर आपने इस फॉर्मूले को यूज़ किया और आयनिक परसेंटेज आया 0 से 15 डिग्री सेल्सियस, तो आप कहोगे ये नॉन पोलर है। अगर 15 से 50 के बीच में आ गया तो आप कहोगे पोलर है, और अगर 50 से ज़्यादा आ गया तो हम कहेंगे उससे आयनिक बॉन्ड है। क्योंकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मैंने कहा पूरा ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और पोलर में क्या होता है, स्लाइटली ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से इसमें स्लाइटली चार्ज जनरेट होता है। ठीक है। तो ये परसेंटेज आपको गिवन है सारी, इससे आप निकाल सकते हो। सेकेंड पॉइंट है देखो, टू डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी, अगर मैंने कहा ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है यानी उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है या ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे पोलर है। और अगर उसका डायपोल मोमेंट 0 आ गया तो हम कहेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है या कंपाउंड है। दूसरा, जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट की जितनी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे हमने कहा यहाँ पे HF, HCl, HBr एंड HI, तो जो डायपोल मोमेंट हो HF का सबसे ज़्यादा है, यानी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, HF की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो सबसे ज़्यादा है इसमें। तो HF सबसे ज़्यादा पोलर है, फिर HCl, फिर HBr और सबसे कम HI, यानी यहाँ पे चार्ज डोमिनेट करता है डिस्टेंस से। ये आपको बता दिया था मैंने, तो ये ध्यान रखना है। ऐसी देखो दूसरा एग्जाम्पल है CH3Cl, CH2Cl, CHCl3 और CCl4। CCl4 का 0 हो जाता है, CHCl3 का 1 होता है, CH2Cl2 का 1.6 होता है और CH3Cl का सबसे ज़्यादा होता है 1.86। तो ये डिपेंड करता है आपने Cl को यहाँ पे Cl रखा कहाँ पे। ठीक है। अगर जिस हिसाब से आप Cl को रखोगे उस हिसाब से वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा आपको कि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके ये निकला हुआ है। देखो थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि टू डिटरमाइन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर हमने कहा सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, अभी कहा था जिसमें लोन पेयर ना हो, बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, तो उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। और अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जो अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री, जिसमें लोन पेयर वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होगा, डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, यानी उसका डायपोल मोमेंट कुछ होगा ही होगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। देखो
टू डिस्टिंग्विश सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म। ये अभी आपने पढ़ा नहीं, आपको मैं बता देता हूँ। सिस एंड ट्रांस फॉर्म, सिस किसे कहते हैं? देखो, सिस मीन्स होता है सेम ग्रुप लाई इन सेम साइड। अगर जो दो सेम ग्रुप है वो एक साइड लग गए तो उसे हम कहते हैं सिस फॉर्म। सेकेंड आती है इसमें ट्रांसफॉर्म। ट्रांस का मतलब होता है सेम ग्रुप लाई इन अपोजिट साइड। अब देखो जैसे ये लग गया पहला, इसमें सेम ग्रुप देखो H और H, दोनों H इस डबल बॉन्ड के सामने देखो, डबल बॉन्ड से इधर सेम ग्रुप सेम साइड है, दिस इज कॉल्ड सिस। यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में जो सेम ग्रुप है अपोजिट साइड में चले गए तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस। तो सिस और ट्रांस ये हुआ। अब इसमें देखो इन जनरल केस में क्या होता है कि जो ट्रांस होता है वो जीरो हो जाता है अगर ये दोनों सेम हुए तो। कैसे? देखो ये C डबल बॉन्ड C है, C और Cl में नेगेटिव चार्ज होगा तो देखो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा एरो, तो प्लस टू माइनस दिखा दिया। इधर देखो Cl में माइनस, C में प्लस, तो प्लस टू माइनस जाएगा। अब देखो एक ऊपर डायरेक्शन में है, एक नीचे में है, दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे के। कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इसका तो कुछ होता नहीं है। हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है तो इसको हम कंसीडर नहीं करते कभी भी, ठीक है। तो ट्रांस का जनरली डायपोल मोमेंट जीरो होता है या कम होता है। सिस के केस में क्या होगा? देखो सिस में प्लस टू माइनस, देखो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसका जो डायपोल मोमेंट होता है सिस का वो ग्रेटर देन जीरो होता है या नॉट इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं तो हमें किस पे डिपेंड करना है? जनरली स्ट्रक्चर पे। जैसे एक्सेप्शनल या रेयर केस ये वाला आ गया, देखो यहाँ पे उसने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड Cl। अब क्या होगा? देखो C और Cl में से Cl इज मोर पावरफुल, तो Cl में नेगेटिव चार्ज और C में प्लस। यहाँ देखो CH3 में प्लस होता है, प्लस होगा, और C में माइनस होगा, तो प्लस टू माइनस और ये प्लस टू माइनस। अब इन दोनों का सम करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा जरूर, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। देखो इन दोनों का डायरेक्शन एक का नीचे हो गया, एक का ऊपर हो गया, तो दोनों के दोनों कैसे डायरेक्शन में हो गए? अपोजिट डायरेक्शन में। अब जैसे अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो आप समझ जाओगे कि ये एक दूसरे को रिड्यूस करेंगे, एक दूसरे की वैल्यू को कम करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। देखो लो डायपोल मोमेंट आ गया। अब दूसरा हम चलते हैं ट्रांस में। ट्रांस का मतलब सेम ग्रुप लाई इन अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड में हो गया, उसे कहेंगे ट्रांस। अब देखो ये प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, तो प्लस टू माइनस एरो खींचा हमने। इसमें देखो CH3 मैंने कहा आपको प्लस होगा और ये डबल बॉन्ड वाला माइनस होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, प्लस टू माइनस। अब दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए देखो, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो कभी भी हमें स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करोगे तो आपको आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होगा। लेकिन इन मैक्सिमम केस में ट्रांस कम होता है और सिस ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ रेयर केस होते हैं जिसमें ट्रांस ज़्यादा हो जाता है और सिस कम हो जाता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला? देखो कि मैक्सिमम केस में अगर दोनों ग्रुप सेम हुए तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, जबकि सिस का जीरो नहीं होता। अगर दोनों डिफरेंट हुए, टू ग्रुप है, नॉट सेम है यानी डिफरेंट है, तो डिपेंड करेगा कि वो कैसे सिचुएटेड है, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है टू लोकेट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में इसकी पोजीशन कैसे होगी, उसको हम लोकेट कैसे करेंगे? तो एरोमेटिक में क्या होता है? बेंजीन रिंग का होना बहुत जरूरी होता है। ये बेंजीन रिंग है, सब ये तीनों के तीनों बेंजीन रिंग है। अब इसमें देखो कहता है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था ये ऑर्थो होता है, जो ये ग्रुप लगा हुआ है इसके सामने जो ग्रुप है ऑर्थो है, फिर उसके बगल में मेटा है और सबसे लास्ट में पैरा है। तो जो पैरा वाला होगा, देखो पैरा का मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब देखो ये प्लस Cl माइनस का, तो ये ऊपर की साइड चला गया। इसको देखो ये प्लस का, ये माइनस का, नीचे की साइड आ गए, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो दे कैंसिल आउट ईच अदर और इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। पैरा का डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है अगर दोनों सेम ग्रुप लगे हैं तो। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर जीरो हो जाएगा। तो ये आंसर इसका जीरो हो गया, ठीक है। तो पैरा का केस में क्या होगा? डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं किसके बाद मेटा। मेटा का मतलब ये वाली पोजीशन मेटा, देखो ये दोनों पोजीशन मेटा है। अब हम मेटा का कंपैरिजन करेंगे तो इसमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का।
तो बॉन्ड एंगल 120 हो गया, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस टू माइनस इधर हो गया, एक प्लस टू माइनस इधर हो गया, तो इन दोनों का सम करेंगे तो एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक, अब लास्ट आते हैं हम इसमें ऑर्थो पोजीशन में। देखो ऑर्थो ये है आपका 1 और ये 2 ऑर्थो। अब इसमें आप करो, ये इधर चला गया, ये भी लगभग ऊपर हो गया। देखो दोनों की डायरेक्शन लगभग ऊपर की साइड हो रही है, तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है, यानी ऑर्थो का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो। फिर मेटा का और फिर पैरा का। जनरली सिचुएशन पे डिपेंड है, फिर भी इन जनरल टर्म्स में अगर दोनों ग्रुप सेम है तो, अगर यहाँ मैंने डिफरेंट ग्रुप डाल दिया तो आंसर बदल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा CS3 तो क्या होगा, ये ऊपर से नीचे की साइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, फिर ये वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपने ग्रुप कौन से लगाए हुए हैं। तो इन जनरल टर्म्स में तो अगर दोनों के दोनों ग्रुप सेम होते हैं तो ऑर्थो सबसे ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट, फिर मेटा और सबसे लास्ट में पैरा। और इन जनरल पैरा का 0 होता है अगर दोनों ग्रुप सेम है तो, और ऑर्थो और मेटा में नॉट इक्वल टू 0। अब देखो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर दिया हुआ आपको HF। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो पोलर सबसे ज़्यादा HF। फिर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फिर नाइट्रोजन, और ये NF3 अभी बताया था मैंने सबसे कम होगा, तो इसका ऑर्डर ये होगा। अब देखो ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो इसीलिए H2O का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा H2S से। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। देखो यहाँ पे CS3Cl CS3F होना फ्लोरीन का चाहिए था ज़्यादा, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। दिस इज अ एक्सेप्शनल केस। होना चाहिए था फ्लोरीन का ज़्यादा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि क्लोरीन का ज़्यादा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबको यही पता है थ्योरेटिकल कि F का ज़्यादा होगा, तो F का ज़्यादा करेगा जो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसमें CS3Cl का ज़्यादा होगा, फिर F का, फिर ब्रोमीन का, और सबसे लास्ट में होगा आयोडीन का। अब इसके अलावा फिर ये देखो BF3 सिमेट्रिकल होता है, इसका 0 हो जाएगा। NF3 और NH3 में से NH3 का ज़्यादा होगा, NF3 का कम हो जाएगा। ऐसे देखो HF H2O SO2 NH3, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। HF में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो जाता है बस। ये इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक में लगभग सेम चलता है। HF H2O फिर SO2 फिर NH3 का। ऐसे देखो PS3 और PCl3, तो PCl3 का वो कह रहा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू PH3 का। और यहाँ पे देखो NO2 माइनस का ज़्यादा होता है, फिर NO2 का, और फिर लास्ट में NO2 प्लस का। ये आपको स्ट्रक्चर बना के क्लियर होगा, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहाँ से आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। और ऐसे H2O के कंपैरिजन में H2O2 का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये डायपोल मोमेंट का सीक्वेंस है। अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत आती है उससे मुझे डाउट सेशन में पूछना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो इसमें पूछा है विच हैज़ मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। अब आपको ये दे दिया। अब देखो रिंग 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 चारों में रिंग है, उसे मत देखो। जो सेम है मैंने कहा आपको उसे मत देखो। डिफरेंट क्या है, इसमें Cl ग्रुप लगे हुए, Cl Cl Cl। अब देखो यहाँ पे Cl तीनों सेम डायरेक्शन में लगे हैं, तो क्या होगा, देखो Cl सेम डायरेक्शन में है तो जो प्लस से माइनस एरो जाएगा वो सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा सम करोगे वो सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी हो जाएगी, B की। तो मैक्सिमम कौन सा हो गया, B वाला आंसर। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ऐसे ये क्वेश्चन देखो ये पूछा हुआ है कि वाई NH3 हैव मोर डायपोल मोमेंट देन NF3। स्ट्रक्चर वही बनाना है जैसे हमने बनाया था। देखो NH3 NF3, H प्लस का होगा तो प्लस टू माइनस प्लस टू माइनस प्लस टू माइनस, ये प्लस टू माइनस सब एक डायरेक्शन में हो गए, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, एक ही डायरेक्शन में आ गया। देखो NF3 में क्या होता है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये नीचे ये नीचे ये नीचे और ये ऊपर, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो इसीलिए NF3 का डायपोल मोमेंट कम हो जाता है एज कंपेयर टू NH3। ये देखो क्वेश्चन क्या है, SO3 का डायपोल मोमेंट 0 क्यों हो गया।
SO3 का क्यों? क्योंकि देखो S है, ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, दूसरा इधर प्लस की तरफ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? मिडिल में। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये देखो, सबसे ज़्यादा पोलर कौन होगा? तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगी, यानी कौन सा? CF। ये OH है, PH है, CF है और SH है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी। अब देखो क्वेश्चन आयनिक परसेंटेज का क्वेश्चन एक बता देता हूँ मैं आपको, ये कैसे पूछा जाता है। आयनिक परसेंटेज के 2 क्वेश्चन है इसमें। एक देखो बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, यानी आपको D दिया हुआ है 1.275 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। और चार्ज आपको जो चार्ज होता है जनरली होता है 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। और उसने कहा कि जब थ्योरेटिकल, जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो कितना आया था? 1.02 था। अब ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्व करके इतना आया, और आप कैलकुलेशन करके निकालोगे। आप ये देखो डिस्टेंस इनटू चार्ज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो डिस्टेंस इनटू चार्ज क्या होगा? कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड कहाँ होगा? अपॉन में होगा। और जो ऑब्जर्व करके आया है, ये एक्सपेरिमेंट करके आया, आप उसको ऊपर रखोगे, तो ये इंटू 100, तो ये आपका आ गया कोवलेंट कैरेक्टर। 17% आयनिक कैरेक्टर, यानी 83% कोवलेंट कैरेक्टर। दूसरा क्वेश्चन देखो, डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज 1.48 D, यानी ये कौन सा? ये ऑब्जर्व करके आया। ऑब्जर्व आपको हर हमेशा मिलेगा, क्योंकि ऑब्जर्व आप कर नहीं सकते, और वह ऑब्जर्व की वैल्यू तो देगा ही देगा आपको, या ऑब्जर्व की वैल्यू देगा तो बाकी सब कुछ आपको गिवन होगा। अगर वो नहीं देगा तो ऑब्जर्व की वैल्यू उसने दी है आपको, और उसने क्या पूछा है कि लेंथ ऑफ द बॉन्ड इज। तो हमने क्या किया, देखो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, म्यू इज इक्वल टू Q × D, ठीक है। अच्छा, इसमें उसने परसेंटेज नहीं पूछी है, इसमें उसने क्या किया है, आपको डायपोल मोमेंट दिया हुआ है और लेंथ पूछी है, ठीक है। चार्ज आपको पता होना चाहिए, चार्ज, इसका चार्ज कितना है? Q देखो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, क्योंकि एक यूनिट का चार्ज इतना ही होता है। तो डायपोल इज इक्वल टू क्या होता है? Q × D। देखो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q × D। अब जो आपको डायपोल मोमेंट दिया हुआ है 1.48, चार्ज आपको फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। उसको यहाँ रख दो, यहाँ से आपको D निकल जाएगा। D का मतलब लेंथ ऑफ द डायपोल इज, तो उसको इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिवाई को चेंज करना है तो आप डिवाई को चेंज कर सकते हो, किससे मल्टीप्लाई करके? 3.33 × 10⁻30। इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कूलम मीटर में, कूलम मीटर में आ जाएगा। और आपको लेंथ किस में निकालनी है? यहाँ पे मीटर में निकालनी है, ठीक है। मीटर यानी मीटर में आंसर आएगा आपका। और चार्ज आपको किस में लेना पड़ेगा? कूलम में। तो कूलम में एक यूनिट का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इस तरीके से आप इस आंसर को निकाल सकते, ठीक है। तो ये आपका डायपोल मोमेंट वाला ख़त्म होता है। अब एक और लेक्चर आएगा इवनिंग में और आपका ये पूरा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।